देखिए बच्चों, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अब एक पर्सन एक वोट वन वैल्यू की बात हो रही है। ईच एडल्ट सिटीज़न मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी कि हर एडल्ट सिटीज़न यानी कि 18 ईयर्स से अबव है जो, उसके पास एक वोट देने का राइट है और उसके वोट की जो वैल्यू है वो भी एक वोट के बराबर ही है, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है। और ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो राइट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करती है, जिसमें कि सभी लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड एज हो, और जो सभी लोगों को मतलब इक्वल मान के राइट टू वोट दिया जाए, दैट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आगे देखिए, इसमें वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू आगे कंटिन्यू है। वोट करना आपका हक है, आपकी आवाज़ है, आपका कर्तव्य है, वोट ज़रूर दें। ये एक ऐड की हुई है। एवरी नेटिव वोट काउंट्स, यानी कि कोई भी पर्सन हो इंडिया का, अगर वो 18 ईयर्स का है और इंडियन सिटीज़न है तो उसका वोट जो है वो बराबर की वैल्यू रखता है, फिर चाहे वो भारत में किसी भी कोने में रहे। It means all the adults have a right to vote without any discrimination based on sex, color, race, caste और क्लास, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ और आप लोग 6th क्लास से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट, हर व्यक्ति एक वोट दे सकता है। ऑल वोट्स आर काउंटेड, द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गेट्स इलेक्टेड, यानी कि हर व्यक्ति के पास एक ही वोट देने का राइट है। और ऑल वोट्स आर काउंटेड, सभी वोट काउंट किए जाते हैं और जो है देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो किसको मिले हैं, लोगों ने जो वोट दिए उसके बिहाफ पे। उसके बाद है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर इक्वल राइट्स आर डिनाई, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम रिगार्डिंग राइट टू वोट की बात करें तो इसमें देखिए सऊदी अरेबिया इसका एक एग्जांपल है जहाँ वीमेन को राइट टू वोट नहीं दिया जाता। उसके बाद एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया एक जो है सिटीजनशिप रूल है वहाँ पे कि जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको जो है राइट टू वोट नहीं दिया जाता और उनको प्रॉब्लम भी आती है। फिजी की बात करें, इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। बच्चों, फिजी में जो इंडियन फिजियन रहते हैं और जो वहाँ के जो नेटिव फिजी हैं, मतलब जो वहाँ के इंडिजीनियस फिजी हैं जो वहीं के हैं, उन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी उनके वोट को ज़्यादा। मान लो कि अगर इंडिया के वोट को 1 माना जाएगा तो उनके एक व्यक्ति के वोट को 2 माना जाएगा। तो यहाँ पर मतलब हमारे इंडिया में तो हम देखते हैं कि चाहे व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो इंडिया का सिटीज़न बन चुका है या बाय बर्थ है तो उसके वोट को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। लेकिन हम जो 2 कंट्रीज़ का एग्जांपल देख रहे हैं, एक एस्टोनिया और एक फिजी, यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू राइट टू वोट। उसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीज़न। जो कंट्री है उसके लिए स्टेट वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो कंट्री को क्या करना चाहिए, लोगों को बेसिक राइट्स देने चाहिए और उनके राइट्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। पीपल शुड फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियन, टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट। लोगों को सोचने की आज़ादी देनी चाहिए, उनका अपना व्यू रखने की आज़ादी देनी चाहिए, उनको अपने व्यूज़ पब्लिक में रखने की एक जो है फ्रीडम है वो देनी चाहिए, वो अपने एसोसिएशन बना सकें ये फ्रीडम देनी चाहिए। उनको अगर कुछ गलत है, कोई पॉलिसी सरकार की गलत है तो उसको अपोज़ करना है, प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम देनी चाहिए, जो कि इंडिया में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एवरीवन शुड इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग एक जैसे होने चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स आगे कंटिन्यू है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को बच्चों इंडिपेंडेंस मिली थी 1980 में माइनॉरिटी रूल से। जानू पीएफ द पार्टी, यहाँ की एक पार्टी थी जानू पीएफ, ठीक है, और इसने जो है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चलाया था अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। ये आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बनता है बच्चों कई बार कि जिम्बाब्वे की पार्टी का नाम क्या था, जानू पीएफ, और किसकी लीडरशिप में बनाई गई थी वो पार्टी, रॉबर्ट मुगाबे। अब है
मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शन। ये देखिए फ़ोटो में दिखाया हुआ है, अभी दो तीन साल पहले की बात है, ये न्यूज़ में थे, फिर से कुछ करप्शन को लेकर इनका नाम आया था फिर से न्यूज़ में नेगेटिवली। तो मुगाबे जो हैं ये काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शन जीतने के लिए यूज़ करने के लिए भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो मैनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट मुगाबे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। मुगाबे ने क्या किया, प्रेसिडेंट की पावर में बने रहने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार बदलाव किए जिम्बाब्वे में। और अपोजिशन और पावर उसने क्या किया, लेस अकाउंटेबिलिटी दिखाई, यानी लोगों की नज़र में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसके काम को लेकर। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड, जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको हरास किया जाता था, जो उसके खिलाफ बोलता था मुगाबे के। एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड एंड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि अपोजिशन पार्टी जो उसका विरोध करती थी उसको वो क्या करता था, हरास करता था, मीटिंग्स जो है वो ख़त्म करवा दी जाती थी, पब्लिक प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में लीगल तरीके अपनाए जाते थे, रेडियो टेलीविज़न सब जो है मुगाबे की गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। यानी कि देखा जाए तो वो एक तरह से वहाँ पर डिक्टेटरशिप ही लाने की कोशिश कर रहा था। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। लेकिन अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को कुछ लिमिट्स में रहकर काम करना होता है, कानून बना और कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून दिए गए हैं उनका पालन भी करना होता है, और सिटीजन्स के राइट्स की भी उसको प्रोटेक्शन करनी होती है गवर्नमेंट को। ये चीज़ें हमें सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही देखने को मिल सकती हैं। अब है वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, इसके सपोर्ट में है आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डेमोक्रेसी के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दीजिए, तो ये बहुत अकाउंटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट की, यानी कि इसमें सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भले ही 5 साल के कार्यकाल में 5 साल काम ना करे सरकार जनता के लिए, लेकिन आने वाले नए साल में और जब चुनाव होने वाले होते हैं 2-3 साल तो सरकार काम करती है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये लोगों को अपना, अगर कोई मान लीजिए कि कोई पार्टी चुन ली सरकार जनता ने और वो सही चुनकर नहीं आई, तो जनता को मौका देती है कि वो अगला डिसीजन ले और मतलब 5 साल बाद वो चाहे तो वो उस पार्टी को हटा के दूसरी सरकार को भी ला सकती है, तो डिसीजन मेकिंग की पावर देती है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये मौका देती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो विवाद हो जाते हैं, जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनको डील कैसे करना है उस चीज़ के लिए। ये हमें हमारी गलती सुधारने का मौका भी देती है। ये अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें लोगों का रूल होता है, लोगों की वेलफेयर के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी रखी जाती है, इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है लोगों के। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब इसके अगेंस्ट में क्या कहा जाता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी सो इट्स लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। 5-5 साल बाद लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि रूल में एक इंस्टेबिलिटी हो जाती है जिससे कि शासन रेगुलरली नहीं चल पाता। ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, और पॉलिटिकल कंपटीशन चलता रहता है आपस में, और आप लोगों ने टीवी में, न्यूज़ में और फिल्मों में भी देखा होगा कि जो पावर में आने का जो उद्देश्य है वो जनता की भलाई नहीं बल्कि अपने खुद के स्वार्थ सुधारना ये रहता है। मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले, और कई लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजन लेने में भी डिले होता है, लोगों से कंसल्ट लिया जाता है, बहुत समय लग जाता है। उसके बाद है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल सो इट्स लीड टू बैड डिसीजन। कई बार क्या होता है जो चुने हुए नेता होते हैं जनता के द्वारा, वो जनता के लिए सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और कई बार वो गलत निर्णय ले लेते हैं और जनता की भलाई के लिए भी वो निर्णय नहीं होते हैं। इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सो इट्स लीड टू करप्शन, और इसमें क्या होता है कि लोगों का जो उद्देश्य मैंने अभी बताया, लीडर्स जो हैं वो जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा
देता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, जो आम जनता है वो नहीं जानती कि उसके लिए क्या सही है, तो वो अपने डिसीजंस लेने में खुद कई बार जो है वो सक्षम नहीं हो पाती है और गलत नेता को चुन लेती है। ये तो बच्चों आपको पता ही होगा, जब जनता अगर ठीक से वोट नहीं देगी और बहकावे में आके वोट देगी तो गलत सरकार चुन के आएगी, और गलत सरकार आएगी तो वो गलत काम करेगी और 5 साल के अंदर देश को बिल्कुल डाउन भी कर सकती है। उसके बाद है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ वन इन विच पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर, यानी कि जो ऐसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और चुनकर उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं। अगर नेशनल लेवल की इलेक्शंस हैं तो देखो आपको दिख रहा होगा लोग लाइन में खड़े हैं, और इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी सरकार बनाता है और जनता जो उसको चुनकर लाई है उनके ऊपर जो सरकार के रूप में काम करता है और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप में दोनों में डिफरेंस है, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में पावर होती है, डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, जैसे कि हिटलर एग्जाम्पल के लिए। पीपल डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास में अपने राइट टू चूज़ होता है, जिससे कि वो अपने इलेक्शंस में अपने नेता को चुन सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, इम्प्रेशन की होती है फ्रीडम, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है। आप हिटलर की सिचुएशन से इंडिया की सिचुएशन को कंपेयर करते जाओ, आपको डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप समझ आ जाएगी। यहाँ डेमोक्रेसी में सिटीज़न जो है उनको इक्वल रूप से देखा जाता है कानून की नज़र में। ये नहीं होता कोई अमीर कोई गरीब है तो अमीर को सज़ा कम मिलेगी, गरीब को ज़्यादा मिलेगी, सभी को बराबर मान के कानून लागू किया जाता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में कोई इक्वालिटी नहीं होती। डेमोक्रेसी में जो पॉलिसीज़ हैं वो जनता की भलाई के लिए बनाई जाती हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में जो पॉलिसीज़ हैं वो जो डिक्टेटर है यानी कि जो शासक है वो अपनी भलाई के हिसाब से बनाता है। तो बच्चों हमने ये चैप्टर डिस्कस किया पूरा, और आप इसे पार्ट 2 वीडियो को भी देख लेना, और फिर भी कोई डाउट्स आते हैं देन यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।